नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलिया। ये वो खास शो है जहां हम आसान भाषा में समझते हैं आपके पैसों से जुड़ी बड़ी खबरें और उनका असर आपकी आर्थिक जिंदगी पर। आज एक अहम अपडेट से हम शुरू करते हैं। सेबी के नए प्रस्ताव, जी हाँ, एक नया कंसल्टेशन पेपर जो है वो आया है सेबी की तरफ से। और म्यूचुअल फंड्स को और पारदर्शी बनाने की कोशिश जो है यहाँ पर किया जा रहा है इस कंसल्टेशन पेपर के जरिए। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 की पूरी समीक्षा के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। और इसका मकसद बस इतना है कि ज्यादा पारदर्शी बनाई जाए म्यूचुअल फंड्स को, पारदर्शिता, कम जटिलता और निवेशकों की बेहतर सुरक्षा। अब प्रस्ताव क्या है, थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में समझा देते हैं, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट से भी जुड़ेंगे। अब एएमसीज यानी फंड हाउसेस जो हैं, म्यूचुअल फंड कंपनियां जो हैं, उन स्कीम्स पर अतिरिक्त 5 बेसिस पॉइंट्स चार्ज नहीं कर पाएंगी जहां एग्जिट लोड लगता है। एक्सपेंस रेशियो, खर्च अनुपात जिसको हम कहते हैं, उसकी गणना में अब जीएसटी, एसटीटी, सीटीटी और स्टैंप ड्यूटी जैसे टैक्सेस शामिल नहीं होंगे। ब्रोकरेज कैप को घटा दिया गया है। इक्विटी में 12 बीपीएस से घटाकर इसको 2 बीपीएस कर दिया गया है। डेरिवेटिव्स की बात करें तो यहां पर 5 बीपीएस से घटाकर इसको 1 बीपीएस कर दिया गया है। फंड परफॉर्मेंस के आधार पर अलग अलग एक्सपेंस रेशियो का विकल्प भी दिया गया है, यानी बेहतर परफॉर्मेंस पर बेहतर प्रोत्साहन। एएमसीज को अब कुछ खास फंड्स को एडवाइजरी सर्विस देने की अनुमति यहां पर होगी, लेकिन सख्त चाइनीज वॉल शर्तों के साथ, ताकि हितों का टकराव ना हो। ट्रस्टी मीटिंग्स अब 3 महीने में कम से कम 1 बार, साल में 4 बार करनी होगी। और निवेशकों को अब एनुअल रिपोर्ट्स डिजिटल रूप में भेजी जा सकेंगी। इतना ही नहीं, न्यूज़पेपर एड्स की बात करें तो उनकी जगह पर एएमसी वेबसाइट्स पर डिजिटल डिस्क्लोजर्स होंगे। हाफ ईयरली पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर्स की अनिवार्यता खत्म की जाएगी ताकि डुप्लीकेशन ना हो। साथ ही कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड या रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स को नियमों से हटा दिया गया है जो पूरी तरह से ऑब्सोलीट हो चुके हैं। और सबसे अहम, सेबी ने यहां पर सुझाव 17 नवंबर तक मांगे हैं। अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि क्या इन प्रस्तावों से म्यूचुअल फंड की दुनिया और पारदर्शी क्या वाकई हो जाएगी, या खर्चों और नियमों की नई जटिलता बढ़ेगी, और आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, कितना सस्ता हो जाएगा म्यूचुअल फंड से खरीदना। अगर परफॉर्मेंस लिंक चार्जेस भी हो जाते हैं तो ये कैसे फिट बैठेंगे, इसी मामले को समझते हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, सुनील सुब्रमण्यम। सुनील सर, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। एक्सपेंस रेशियो क्योंकि हार्ट है इस पूरे कंसल्टेशन पेपर का, शुरुआत उसी से मैं करना चाहती हूँ। तो कैसे देखते हैं आप इसको? सभी जीएसटी, एसटीटी, सीटीटी को जो हटाने की बात हो रही है, स्टैंप ड्यूटी से चार्जेस को हटाने की बात हो रही है, क्या इससे निवेशकों को ज्यादा फायदा होगा? एएमसीज का मार्जिन भी घटेगा, उसकी भी कहानी पर कैसा असर पड़ेगा, बताइएगा। नहीं, एक्चुअली ये चीज जो है ना, डेफिनेटली आपको इन्वेस्टर की कॉस्ट कम होगी, राइट। मगर ये नहीं कि एमसी की प्रॉफिट कम होगी। और जैसे आपने भी मेंशन किया कि ब्रोकिंग हाउसेस के चार्जेस का कैप भी नीचे किया है, पर ये नहीं कि ब्रोकिंग हाउस की इनकम भी कम होगी, क्योंकि ये सेबी ने बहुत सोच समझ के किया है। क्या उन्होंने किया है कि एक एक्सपेंस होता था जो स्कीम के टीईआर के अंदर होता था, एक जो बाहर था, और अंदर प्लस बाहर दोनों मिलाकर कस्टमर के भी रहते थे। अब उन्होंने क्या कि जो बाहर लगता है उसको 2 बेसिस पॉइंट्स ब्रोकिंग चार्जेस को रखा है। पहले 12 तक अलाउड था और डेरिवेटिव्स में 5 तक अलाउड था। तो जो बाहर करते हैं ना, उसका कम करा के बाकी जो भी एक्सेस आपको पे करना है, अगर ब्रोकिंग आपको अभी भी 12 देना है, ब्रोकर को दीजिए, मगर स्कीम के कॉस्ट के अंदर। यानी स्कीम्स जो ज्यादा अपना चर्न करती है उसका असर अब कस्टमर के ऊपर नहीं पड़ेगा, एएमसी इसको भुगतना पड़ेगा। कि चॉइस है आपके पास, आप स्टॉक को हर 3 महीने में चर्न करोगे या लंबी अवधि में रखेंगे ताकि ब्रोकरेज कॉस्ट कम किया जाए। तो इसमें क्या होगी कि ऑटोमेटिकली एएमसी की मैनेजमेंट स्टाइल भी बदलेगी, और कस्टमर के लिए एक हाई चर्न रेशियो वाली फंड हाउस की कॉस्ट ज्यादा थी उनको उन स्कीम्स का, वो असर नहीं पड़ेगा। तो ये नेचुरली कस्टमर के बेनिफिट में है। सेकेंड जो बात आपने कही कि इस एग्जिट लोड के इंस्टेड उन्हें 5 बेसिस पॉइंट्स इतनी सालों से अलाउ किया था, अब उसको निकाल दिया गया है। और
इसके कारण उन्होंने टीआर को भी कम कर दिया। तो ज्यादातर बड़े स्कीम में 15 बेसिस पॉइंट्स का टीआर को कम किया है, कॉस्ट को 2.25 मैक्स से 2.1, वैसे हर लेवल्स पे। तो क्या होता है कि बड़े बड़े स्कीम में भी अब आपको कॉस्ट कम हो गए हैं, तो इसीलिए अल्टीमेटली इन्वेस्टर का मुनाफा बढ़ेगा। बिकॉज अगर कॉस्ट कम होता है, क्योंकि नॉर्मली स्टॉक प्राइस की जो गेन होती है उसमें एएमसी का, म्यूचुअल फंड का कॉस्ट कटवाने के बाद ही कस्टमर के हाथ में पैसा आता है। अब वो जितना कटवा रहे हैं उसमें 15 बेसिस पॉइंट्स कम कटवा रहे हैं, तो उतना आपका रिटर्न के लिए भी फायदेमंद होगा। इसके अलावा वो तीसरी जो अहम चीज है उन्होंने कि सेबी ने एएमसी को परफॉर्मेंस लिंक्ड फीस रखना चाहिए, चाहे तो रख सकते हैं। इसमें एडवांटेज क्या है कि पीएमएस जैसे बड़े जो निवेश करते हैं 50 लाख से ऊपर, उनके लिए कई पीएमएस ऐसे थी कि उन्होंने कहा कि हम चार्ज कुछ नहीं करेंगे, अगर उन्होंने मार्केट को आउट परफॉर्म किया तब हम चार्ज करेंगे। यानी फंड मैनेजर पूरी दाव पे लगा देता है अपनी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन को, कि मैंने नहीं परफॉर्म किया तो फीस नहीं चार्ज करूंगा। ये खाली अमीर लोगों के लिए थी थ्रू पीएमएस और एआईएफ स्कीम्स। अब म्यूचुअल फंड में भी अगर किसी म्यूचुअल फंड ने चाहा कि कस्टमर को जाके कहे भैया लुक ये मेरी मैनेजमेंट प्लान है फंड मैनेजमेंट की, अगर वो सक्सेस नहीं हो तो मैं नहीं चार्ज करूंगा, बट सक्सेस होगी तो मैं थोड़ा ज्यादा चार्ज करूंगा, तो कस्टमर के लिए भी अगर पैसा बनता है उसमें ज्यादा देने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो ये एक विन विन होगी, मगर टाइम वक्त लगेगा, बिकॉज अल्टीमेटली एएमसी के सैलरीज ये फलाना फिक्स कॉस्ट तो है ही। तो अगर आप कहेंगे कि मैं चार्ज ही नहीं लूंगा, क्या अंडरफॉर्म किया, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो एक बैलेंस में आएगी सामने, बट डेफिनेटली ये प्रोग्रेसिव मूव है, क्योंकि कस्टमर को अगर ज्यादा पैसा बनता है तो देने में उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। मगर कभी होता है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है फिर भी मेरे पैसे काट रहे हैं, तो कस्टमर कुछ थोड़ी नाराज होते हैं ना। वैसी चीजें, ऐसी स्कीम्स जब लॉन्च होती है उनके बेनिफिट में आएगी। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि सेकेंड एस्पेक्ट जो आपने कहा, इसमें जो एमसीज के लिए भी बहुत से खर्चे, क्योंकि 15 बेसिस पॉइंट्स उन्होंने टीआर कट कर दिया, तो ये नहीं कि एमसी की फीस कट होगी, कॉस्ट कस्टमर के लिए कम होगा, मगर कई ऐसे एक्सपेंसेस जो एएमसी इनकर कर रहे थे जो स्कीम के अंदर थी, उनमें जीएसटी का फायदा उनको नहीं मिल रहा था। तो अब सेबी ने क्लियर कह दिया कि टैक्सेस का जो भी हिस्सा है उसको आप ओवर एंड अबाउट द एक्सपेंस रेशियो में लगा सकते हैं। तो इसमें दो एडवांटेज बनती है, एक को एएमसी को वो सेविंग हो जाएगी, तो इसलिए एएमसी इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी है। अगर सेकेंड इज तो जीएसटी इसका आज 18% ज्यादातर है इनमें, और कल अगेन नेक्स्ट लेवल ऑफ जीएसटी रिफॉर्म में ये 18 से 12 हो जाता है या 18 से 5 हो जाता है, तो सीधा कस्टमर को वो बेनिफिट भी पास ऑन होगा। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी का ये सब चीज जो किया है सेबी ने वो बहुत अच्छी है। और शायद अब नवंबर 17 को फीडबैक लेने के बाद मेरे ख्याल में दिसंबर के बोर्ड में सेबी इसको अप्रूव करेगी, और नए फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शायद ये नए चेंजेस सब लागू हो जाएंगी। सर, थोड़ा सा निवेशकों के लिहाज से अगर हम समझना चाहें तो स्कीम्स कितने तक सस्ती हो जाएंगी, कितने बिप्स के हम उनको असर पड़ता हुआ देख रहे हैं, और ये एग्जिस्टिंग्स की बात हो रही है कि जो नया निवेश होगा उसकी बात हो रही है, कैसे समझे इस? नहीं नहीं, एग्जिस्टिंग की बात ही है। और ज्यादा मुनाफा अब मैं समझता हूँ कि सपोज एक 50,000 करोड़ की स्कीम है, आज उसका करीबन 1% का एक्सपेंस रेशियो है, अब वो घटकर 85 बेसिस पॉइंट्स हो रहा है। तो हर साल मान लीजिए आपके रिटर्न में से 1% तो कट रहा है मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो के कारण, अब खाली 85 बेसिस पॉइंट्स कटेगा, तो 15 बेसिस पॉइंट्स आपको उस 50,000 वाली स्कीम में आपकी रिटर्न्स बढ़ेगी। तो जो भी कंपाउंडिंग आपको रिटर्न्स की हो रही है उसका ये एक्सपेंस सेविंग का भी कंपाउंडिंग आपको उसके साथ होगा। चलिए, अब साथ ही हमें ये समझना होगा कि अब म्यूचुअल फंड्स जो हैं अपने ऊपर भी शायद इसको लेना नहीं चाहेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कुछ किया जाएगा, वो वाला मामला कैसे सुलझ सकता है फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू? उनके कमीशन में कटौती की जाएगी क्या? तो हाथी और शेर झगड़ा करें तो कौन जीतेगा, तो ये बात कहना मुश्किल, क्योंकि बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी तरफ से कहेंगे कि हमें क्यों आप कम करा रहे हो, तो हाँ। छोटी मोटी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए असर ज्यादा होगा। ये होती है लाइफ में गैम्बल। तो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, जो ज्यादा बिजनेस लाते हैं एएमसीज के लिए, उनके साथ एएमसीज का नेगोशिएटिंग पावर थोड़ा वीक होता है, छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ज्यादा होता है। तो ये कटौती जो होगा, अगर समझिए 15 बेसिस का कटौती हो रहा है टीआर में, एक्सपेंस रेशियो में, तो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर में सारे 5 बेसिस पॉइंट्स कटौती होगी, मगर छोटे वाले के लिए साली 20-25 भी हो सकती है। ये है, होता है जो जिंदगी में होता है ना कि सर्वाइवल ऑफ द माइटीएस्ट। तो बड़े
बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, उनमें ज्यादा उतना असर नहीं दिखेगा, मगर छोटे मोटे जो है इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके लिए बहुत तगड़ा एक ये होगा, और उनके नेगोशिएटिंग कैपेसिटी भी कम है, तो इसीलिए वहां पर शायद ज्यादा उनको ब्रोकरेज डिस्ट्रीब्यूशन कमीशंस की कट शायद आ सकती है। मगर सेबी ने एक हाथ से निकाला तो दूसरी हाथ से उन्होंने एडवांटेज भी दिया है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन जो होती थी उसमें जीएसटी का बेनिफिट उन्हें नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये स्कीम के अंदर पेयर हो रही थी, पहले जीएसटी को अलग नहीं किया था, तो डिस्ट्रीब्यूटर को ये इनकम था, मगर उनके एक्सपेंस जो है जीएसटी की तरफ उन्हें सेट ऑफ कर सकते वो नहीं कर सकते पहले। मगर अब वो जो उनको अलग एक ट्रेल कमीशन होगा, उसके साथ जीएसटी अलग दिखाया जाएगा और पेमेंट भी जीएसटी को किया जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए अपनी जो एक्सपेंसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो एक हाथ से अगर ब्रोकरेज ट्रेल कमीशन कम हो रही है, तो दूसरी हाथ से उनको जीएसटी का बेनिफिट आ जाएगा, तो ओवरऑल मैनेज हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको लगता है कि लॉन्गर रन में अगर हम देखें तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ, इमीडिएट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट भले ही जो है हम उसको कह सकते हैं कि शायद हो सकता है, लेकिन कुछ और भी यहाँ पर कंसल्टेशन पेपर में चीजें हैं, जैसे कि डिजिटल खुलासे, डिस्क्लोजर्स की बात हो रही है। अखबारों में विज्ञापन की नहीं होगी, सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही जाएगा। अब जानकारी देना आसान होगा या ये और मुश्किल हो जाएगा, खासतौर से छोटे शहरों की अगर मैं बात करूं जहां पे नए निवेशक भी आ रहे हैं सर? बट देखिए, आज मोबाइल पेनिट्रेशन इतनी फैल गई है, मोर देन 65% पॉपुलेशन के पास मोबाइल है। आज देखिए, रूरल में ज्यादा डिजिटल है रन अर्बन। तो और यूपीआई के आने के बाद अब हर एएमसी का यूपीआई का भी सेबी ने नियम डाल दिया है कि यूपीआई के जरिए वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करनी है। तो रूरल एरिया में अब मोबाइल का कंप्लीट एक जो मैं कहूँगा एक्सपोजर आ गया है, और मेरे लिए ये डिजिटल होने के कारण कोई भी रूरल क्षेत्र में आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। मगर बुजुर्ग लोग जो है, जो नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, उनके लिए शायद ये दिक्कतें हो सकती है, उनको हैंड होल्ड करके हेल्प करना पड़ेगा। बट द यंगर पॉपुलेशन इवन इन रूरल इंडिया इज फुल्ली डिजिटली savvy। तो ये डिजिटल मूव मैं कहूँगा थोड़ी लेट है, बिकॉज जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, दुनिया आगे बढ़ चुकी है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी भी एक पेपर ड्रिवन वर्ल्ड में बहुत रह रही थी, तो ये सेबी का मूव इज कैचिंग अप विद द टाइम्स, मैं कहूंगा। अच्छा सर, नई एडवाइजरी अनुमति जो मिली है एएमसीज को, अब कुछ फंड्स को एडवाइजरी देने की इजाजत मिल गई, लेकिन चाइनीज वॉल की शर्तें रखी गई हैं। अब इसको हम कैसे समझें? हितों के टकराव को यहाँ पर क्या ये रोक पाएगा? ये एस्पेक्ट हम कैसे समझें इसका? ये अराइज होता है कि क्या होता है कि ये ज्यादातर डोमेस्टिक निवेशक के लिए बात नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल होता था कि एएमसी का लाइसेंस में उनको पूल्ड फंड्स की ही मैनेजमेंट की अप्रूवल थी। अब समझिए, बाहर से कोई निवेशक एक एफआईआई आ रहा है, बोल रहा है कि अरे मेरे को इंडिया में स्मॉल एंड मिड कैप बारे में जानकारी नहीं है, लार्ज कैप तो मुझे लार्ज ब्रोकर्स एडवाइस करते हैं, मैं इंडिया में लार्ज कैप खरीद लेता हूँ, पर स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए मैं एक म्यूचुअल फंड का एडवाइस लेना चाहता हूँ, और उसके लिए फी देने के लिए तैयार है। पहले ये अलाउड नहीं था, किसी का लाइसेंस कहता था कि आप खाली पूल्ड अकाउंट्स का ही कर सकते हो। तो अब ये रिलैक्सेशन से क्या होता है कि एमसीज शायद एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए एडवाइजरी सर्विसेज के उसकी फीस कर सकते हैं, और अपना जो स्किल सेट इधर है कि मुझे स्मॉल कैप मिड कैप सब जानकारी है, रिसर्च में करता हूं, तो उसका फायदा उठाकर और एक रेवेन्यू स्ट्रीम आप उठा सकते हो। मगर अगर आपने ये इंफॉर्मेशन जो पूल्ड में कर रहे हो उसको देकर उधर दे दिया, तो इट मीन्स दैट द रिटेल इन्वेस्टर इज सफरिंग, बिकॉज आप उनके लिए जो काम कर रहे हैं उससे लेकर बाकी मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेबी ने कहा कि ठीक है भैया, आपको अप्रूवल चाहिए वो करने का, मैं दे देता हूं एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लाइसेंस, उसके लिए एडवाइजरी लाइसेंस अप्लाई करके देता हूं, मगर कीप द टू आर्म्स सेपरेट, ताकि इंस्टीट्यूशन आप दोनों कर सके हो, बट ये फंड मैनेजर और वो फंड मैनेजर में आपको एक फासला रखना है। एक चाइनीज वॉल, चाइनीज वॉल का नाम सुना है, ये जापानीज वॉल कुछ भी हो सकता है, ये एक फिजिकल सेपरेशन होना चाहिए और डिजिटल सेपरेशन भी होना चाहिए, ताकि इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च जो है वो क्या शेयर कर सकते हैं वो भी सेबी क्लियरली बताती है, क्या नहीं शेयर कर सकते वो भी वैसे भी बताती है। तो ये एक प्रोटेक्शन ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट एक तरफ से, मगर एएमसी के लिए अपनी जो स्किल सेट है उससे और भी कुछ बिजनेस करके फायदा उठाने के लिए एक रास्ता दिया गया है। तो समझिए, मेरे पास एएमसी लाइसेंस है, अब मैं पीएमएस लाइसेंस एएमसी के अंदर ही रख सकता हूं,
खाली है कि वो सीईओ को रिपोर्ट करना चाहिए, वो प्रिंसिपल ऑफिसर भी सीईओ को रिपोर्ट करना चाहिए। पहले की तरह अभी एक अलग कंपनी लगाकर अलग करने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने फैसिलिटेट कर दिया है कि एमसीज को भी कि ब्रॉडर होराइजन में जितनी अपॉर्चुनिटीज है एज अ फंड मैनेजर जो मिल सकते हैं वो आपको मिल सकते हैं, वही है। मगर एट द सेम टाइम यहाँ पर जो पूल्ड एमएफ्स है उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक चाइनीज वॉल रखकर इसको अलग रखे उसको अलग रखिए। तो ये बहुत सोच समझ के अच्छी तरह एक अच्छी निर्णय है सेबी की, और जो प्रोटेक्शन भी है और एक्सपेंशन ऑफ एएमसी को भी अपॉर्चुनिटी देती है। तो ये कंसल्टेशन पेपर है, लेकिन कोई खास कॉशियस चीज जो निवेशकों को ध्यान में रखनी होगी या किसी चीज को लेकर कॉशियस हो जाना चाहिए? देखिए कॉशियस कहूंगा तो एक तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड स्कीम्स जब लॉन्च होती है तो क्या होगा कि जब परफॉर्म होते हैं तो चार्जेस कुड बी एज हाई एज 3 to 4 or 5%। अभी एवरेज चार्ज 2% या 1.5 to 2% रखी है, तो वो कहेंगे कि जब तक मैं नहीं परफॉर्म करता हूँ मैं जीरो चार्ज करूंगा, मगर तब मैं 5 करूँ। तो इन्वेस्टर्स सडनली अगर जो चूज करते हैं, आज जो जीरो है तो खुशी में ले लेते हैं, मगर जब उनकी रिटर्न 20% बनती है, 5% वो एमसी परफॉर्मेंस फीस लेती है, तब उनको नाराजगी होगी, अरे ये इतना 5% क्यों ले रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि पहले जीरो पे इतनी दिनों से राइट, उनको मिला था। तो राइट, वो राइट। एक उनको भी सावधान रहना चाहिए कि क्या व्हाट आर यू साइनिंग अप फॉर, वो एक क्लैरिटी। सेकंड, देखिए कॉस्ट अल्टीमेटली इज अ स्मॉल पोर्शन। देखिए हम 2% इज अ मैक्स, 2.21% इज नाउ द मैक्स कॉस्ट ऑफ अ म्यूचुअल फंड, पर रिटर्न्स आप डबल डिजिट में 12 to 15% एक्सपेक्ट करते हैं। अब 2% के ऊपर मेरे को 15 बेसिस पॉइंट का सेविंग होगा, फिर ज्यादा ध्यान दोगे, या सही स्कीम सही डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए आपकी रिटर्न जो एनहांस कर सकते हैं। ये 2-3% एक गुड परफॉर्मिंग स्कीम आपको इजीली अब्सॉर्ब करके आपको बेटर रिटर्न्स दिलवा सकती है। तो खाली कॉस्ट के पीछे देकर मत डिसीजन मेकिंग कीजिए। आप रिटर्न पोटेंशियल और एक अच्छा सलाहकार एडवाइजरी जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी एडवाइस लेकर आप सही स्कीम्स में निवेश कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली रिटर्न इज योर गोल, नॉट कॉस्ट रिडक्शन। चलिए, तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा कर ली सर, खासतौर से जो निवेशकों के लिहाज से जानना ज़रूरी है। लेकिन अब ये कंसल्टेशन पेपर है, अब देखना होगा कि किस तरह से जो है अब जवाब मांगे गए हैं, क्या रिप्लाईज आते हैं। बट बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए इसे, और निवेशकों के लिए भलाई कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ उन्हें सावधान होना चाहिए उस पर भी बारीकी से समझाइश देने के लिए। धन्यवाद सर। चलिए, इसी के साथ हम एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे, या इनफैक्ट शुरू करेंगे विमेंस वेडनेसडे, हमारा खास सेगमेंट।